दोस्तों, स्वागत है आपका वेदा फिजिक्स क्लासेस में। मैं हूं संगीत कुमार। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और ये मेरा लेक्चर नंबर है 6। ओके, तो इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है। देखिए, वेक्टर का जो एडिशन होता है ना, वो 3 तरह से किया जाता है। पहला होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दूसरा होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और तीसरा होता है पॉलीगॉन्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इसमें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पे। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये लॉ क्या बताता है कि यदि दो वेक्टर हो और दो वेक्टर को यदि पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड अगर हम मान लें, तो जो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो इन दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, मैंने ये बोला कि देखिए, जैसे लिखा हुआ है, इफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम, देन देयर रिजल्टेंट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम विच ओरिजिनेट फ्रॉम द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द टू वेक्टर। ये बोल रहा है थ्योरी कि मान लेते हैं कि जैसे दो वेक्टर है, ये दो वेक्टर हो गया, ठीक है, एक ये वेक्टर हो गया ए, एक ये वेक्टर हो गया बी, है ना। इसको हम क्या कर रहे हैं, इस पैरेललोग्राम लॉ जो पैरेललोग्राम है इसके एडजेसेंट साइड के द्वारा हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। ये एडजेसेंट साइड हो गया पैरेललोग्राम का, क्यों? क्योंकि ये दोनों वेक्टर इसी पॉइंट ओ से ओरिजिनेट हो रहा है, तो ये पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड हो गया, ये और बी। अब हम क्या कर रहे हैं कि इस वेक्टर के पैरेलल एक दूसरा वेक्टर बना है, तो ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल है, डायरेक्शन भी सेम है और दोनों पैरेलल है, तो इसको अभी हम लिख सकते हैं बी वेक्टर। ठीक, इसके पैरेलल हमें एक वेक्टर बना दिए, है ना, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, दोनों पैरेलल है, तो ये वेक्टर को हम लिख सकते हैं ए वेक्टर। तो अब देखिए, ये पूरा जो है ओ पी क्यू एस, ये जो है ना एक पैरेललोग्राम बन गया। इस पैरेललोग्राम में जो वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, ये हम बोलेंगे कि पैरेललोग्राम का ये एडजेसेंट साइड है, और इस पैरेललोग्राम का जो ये डायगोनल है ना, ये बता रहा है दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर। तो यही ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बताता है कि यदि दो वेक्टर को पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड से यदि रिप्रेजेंट किया जाए, तो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट होगा। ठीक है, तो यही देखिए, ये हो गया आपका ओपी वेक्टर अब प्लस पी क्यू वेक्टर। ये देखिए, ये दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमको ये वाला वेक्टर मिल जाएगा, है ना, चूंकि ये रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। तो यहाँ पे देखिए, ये जो मैंने लिखा है ओ पी वेक्टर इज इक्वल टू एस क्यू वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर, है ना। ओ पी वेक्टर और ये एस क्यू वेक्टर, ये ए वेक्टर हो गया इक्वल वेक्टर से, है ना। उसी तरह ओ एस वेक्टर और पी क्यू वेक्टर ये बराबर हो जाएगा, ये भी इक्वल वेक्टर से, ना, ये बी के बराबर हो जाएगा। तो अब इस ट्रेंगल में देखिए, ये ट्रेंगल ओ पी क्यू में, इस ट्रेंगल में ओ पी क्यू ट्रेंगल में ओ क्यू जो है ये रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा, है ना, डायगोनल है तो रिजल्टेंट हो जाएगा, और ये हो जाएगा ओ पी यानी ये वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर। तो लिख दिए यहाँ पे, इसके जगह पर आर रख दिए, चूंकि ये रिजल्टेंट वेक्टर हो जाता है इसलिए आर लिख दिए, और ये हो गया वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर बी, है ना। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड इसका हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, है ना। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से ही हम इसको फाइंड आउट किए हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये tan अल्फा, ये डायरेक्शन किसका है, ये डायरेक्शन रिजल्टेंट वेक्टर का, है ना, रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन है। तो ये जो होता है, ये होता है tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, है ना। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से इसको आप देख सकते हैं पिछले लेक्चर में मेरा। ओके, तो अब देखिए, इसमें कुछ नोट लिखवाए हैं कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इज द जस्ट फॉर्म ऑफ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। जो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन होता है ना, उसी का जस्ट वो फॉर्म है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। उसके बाद फिर लिखवा है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोथ आर ज्योमेट्रिकल मेथड एंड इट इज वैलिड फॉर एडिशन ऑफ टू वेक्टर। तो देखिए, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो है ना, ये ज्योमेट्रिकल मेथड है वेक्टर को जोड़ने का। एक वेक्टर का जोड़ने का एनालिटिकल मेथड भी होता है। तो एनालिटिकल मेथड जो होता है,
एनालिटिकल मेथड जो होता है वो आगे डिस्कस हम करेंगे। तो ये जो मेथड है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हो गया, पॉलीगॉन्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हो गया, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हो गया, ये ज्योमेट्रिकल मेथड है। और देखिए ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हम सिर्फ और सिर्फ दो वेक्टर को ही आपस में जोड़ सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इससे हम सिर्फ दो वेक्टर को ही जोड़ सकते हैं। ओके, अब देखिए पॉलीगॉन्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है। तो पॉलीगॉन्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को समझिए। अगर हम ट्रायंगल, जैसे लिखा हुआ है इफ वी ब्रिंग द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इन कंटिन्यूअस ऑर्डर देन वी कैन ऐड टू और मोर देन two vectors, then by this process a law is formed which is called Polygon's law of vector addition। देखिए अगर हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को कंटिन्यूअस ऑर्डर में लाएं, जैसे देखिए यहाँ से देखिए ये एक वेक्टर हो गया, एक ये वेक्टर हो गया। तो अब देखिए अब यहाँ से हम यहाँ से एक वेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ से एक वेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये जो वेक्टर है ये दोनों वेक्टर का क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट कहलाएगा। तो इसको हम क्या लिख देंगे, a प्लस बी। इस लॉ को क्या बोलेंगे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए इस ट्रायंगल में देखिए यहाँ पे इसका नाम हम दे देते हैं O, ये हो गया पॉइंट O। तो इस ट्रायंगल में O, इसका नाम देते हैं P Q R S। तो O P Q इस ट्रायंगल में देखिए, पहला ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में है ना। तो इस ट्रायंगल में ये देखिए O O P और P Q, ये दोनों का रिजल्टेंट कौन है, ये ओ क्यू। तो इसलिए ओ क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये कौन सा लॉ है, इसी को बोलते हैं हम लोग ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। अब देखिए यहाँ से एक नया वेक्टर हम सी खींच दिए यहाँ से। अब देखिए फिर यहाँ से हम एक वेक्टर को ड्रॉ किए। तो अब देखिए इस ट्रायंगल में, सेकंड वाला ट्रायंगल में, सेकंड ट्रायंगल में बताइए कि ये जो वेक्टर है ओ क्यू वेक्टर और ये जो क्यू आर वेक्टर है, ये दोनों का रिजल्टेंट ये वाला है ओ आर वेक्टर। तो ओ आर वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वेक्टर, सॉरी ये जो हो जाएगा इस ट्रायंगल में ओ क्यू आर में, इस ट्रायंगल में देखिए सेकंड ट्रायंगल में। तो इस ट्रायंगल में ये जो ओ आर वेक्टर होगा, इसका और इसका क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट कहलाएगा, है ना। ओ क्यू और क्यू आर का रिजल्टेंट कहलाएगा। तो देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस सी, क्योंकि ये ए प्लस बी है और ये सी है, तो यहाँ पे लिख दिए। फिर उसके बाद देखिए ये एक तीसरा मान लेते हैं कि ये तीसरा ट्रायंगल हो गया। तीसरा ट्रायंगल में देखिए, तो तीसरा ट्रायंगल में आप देखिए यहाँ पे, तो इस ट्रायंगल में देखिए थर्ड नंबर ट्रायंगल में देखिए, इसमें ओ आर एस में, इस ट्रायंगल में देखिए ओ आर और आर एस का जो रिजल्टेंट होगा ओ एस हो जाएगा। तो ओ एस बराबर क्या लिख देंगे, ये वाला वेक्टर का सम प्लस ये वेक्टर का सम हो जाएगा, है ना। तो ओ एस इजिकल टू हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। देखिए ए प्लस बी प्लस सी या प्लस डी हो जाएगा। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि लगातार हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को, है ना, हम क्या कर रहे हैं, इसको कंटिन्यूअस ऑर्डर में ले रहे हैं। देखिए यहाँ से एक वेक्टर, यहाँ पे एक ट्रायंगल लॉ लिए तो दो वेक्टर आपस में जुड़ गया। फिर यहाँ पे एक और ट्रायंगल लॉ ले लिए तो यहाँ पे दो वेक्टर आपस में जुड़ गया, यानी ए प्लस बी प्लस सी जुड़ गया यहाँ पे। फिर एक और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लिए तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी जुड़ गया। तो यही पॉलीगॉन्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलता है कि यदि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को अगर हम कंटिन्यूअस ऑर्डर में लिया जाए, देखिए एक से दो, दो से तीन लिए, तो हम दो या दो से अधिक वेक्टर को आपस में जोड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे दो वेक्टर जुड़ गया इस ट्रायंगल से, इस ट्रायंगल में तीन वेक्टर आपस में जुटा, थर्ड ट्रायंगल में चार वेक्टर आपस में जुट गया। तो यही पॉलीगॉन्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, ठीक है। ओके, तो वी टेक सेवरल वेक्टर्स देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द एडजेसेंट साइड ऑफ द पॉलीगॉन्स इन द सेम order, then their resultant vector is represented by the closing side of the polygons in the opposite order। अब यहाँ पे देखिए हम इसमें क्या करते हैं कि पॉलीगॉन्स लॉ वेक्टर में हम क्या करते हैं, बहुत सारे वेक्टर्स को लेते हैं उनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ, और पॉलीगॉन्स के एडजेसेंट साइड के साथ हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत सारे वेक्टर को पॉलीगॉन्स का जो एडजेसेंट साइड है उससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो वेक्टर देखिए जैसे पॉलीगॉन्स हो गया, ये सब क्या है, पॉलीगॉन्स का साइड हो गया, है ना, पॉलीगॉन्स का साइड हो गया। तो जो वेक्टर पॉलीगॉन्स को क्लोज कर दे, जैसे मान लेते हैं कि देखिए यहाँ से जैसे एक वेक्टर ये हो गया, एक वेक्टर ये हो गया, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, और यहाँ से देखिए ये वेक्टर इसको क्लोज कर रहा है ना, और इसका ऑर्डर भी अपोजिट है। तो जो वेक्टर पॉलीगॉन को क्लोज कर दे और
उनका ऑर्डर अपोजिट हो तो उस वेक्टर को हम लोग बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर, और उसको लिखेंगे आर से, और आर इज हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई। वही यहाँ पे लिखे हुए देखिए, है ना। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, पॉलीगॉन्स लॉ वेक्टर एडिशन में बहुत सारे वेक्टर को लेते हैं, पॉलीगॉन्स के एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो वेक्टर पॉलीगॉन्स के लिए क्लोज साइड होता है ना, क्लोज साइड होता है और उसका ऑर्डर अपोजिट होता है, तो उस वेक्टर को हम लोग बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। यही पॉलीगॉन्स लॉ वेक्टर एडिशन है, ओके, है ना। तो यहाँ पे देखिए ओ यू, ये क्या है, क्लोजिंग साइड है, सो ओ यू को क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर, ये रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको क्या किए, आर को हम उस साइड ले गए, तो ये ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई माइनस आर हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से वेक्टर ए जैसे वैसे वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, वेक्टर ई हो गया। अच्छा ये देखिए, ये आर ऊपर था ना, तो माइनस आर किधर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए कि सारे वेक्टर का जो ऑर्डर है ना वो सेम ऑर्डर में है और क्लोज लूप भी बना रहे हैं। तो यदि ऐसा रहे, सारे वेक्टर का ऑर्डर सेम रहे और सभी वेक्टर मिलके क्लोज लूप बनाए, तो उन सभी वेक्टर का सम जो होता है 0 होता है। ये हमेशा बात याद रखिएगा, ठीक है। मैंने ये बोला कि अगर दिया गया 2 या 2 से अधिक वेक्टर का ऑर्डर सेम हो और सारे वेक्टर मिलके क्लोज लूप बना, देखिए ये क्लोज लूप का हम ऐसे सिंबल बना दिए, क्लोज लूप ये बना हुआ है ना, क्लोज लूप ऐसे दिखाया है, क्लोज लूप बनाए तो सभी वेक्टर का सम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए ये सब क्लोज लूप बना रहा है ना, तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस बी प्लस आर वेक्टर इक्वल टू 0 है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने दिखाया यहाँ पे, जैसे देखिए मान लेते हैं कि कोई ब्लॉक है, ठीक है ना, इस ब्लॉक का मास मान लेते हैं कि m है, ठीक है। ये एक ब्लॉक हो गया, हम इसको क्या किए, स्ट्रिंग से लटका दिए हैं सेलिंग से। तो बताइए कि स्ट्रिंग में जो फोर्स लगता है उस फोर्स को बोलते हैं टेंशन फोर्स। तो ये हो गया T1, ये हो गया दूसरा टेंशन फोर्स T2, दूसरे रस्सी में अलग तरह का रस्सी, अलग तरह का टेंशन, एक तरह का रस्सी तो एक तरह का टेंशन, तो अलग रस्सी है इसलिए T1 हो गया इसमें टेंशन, ये अलग रस्सी है इसमें हो गया T2 टेंशन। नीचे की तरफ लगता है जो फोर्स उसको बोलते हैं mg, ये mg फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, ओके। अब इस फोर्स को हम नाम दे देते हैं F3, ठीक है। F3 इक्वल टू क्या है, mg है। तो अब यहाँ पे आप देखिए कि 3 फोर्स इस पे लग रहा है और बॉडी जो है ना वो रेस्ट में है ना, बॉडी रेस्ट में है और 3 फोर्स लग रहा है, तो हम कह सकते हैं ना कि सभी फोर्स का जो सम है वो 0 के बराबर है। तो देखिए अगर कोई बॉडी रेस्ट में रहे या कोई बॉडी मूव करे कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो उस बॉडी पे लगने वाला टोटल फोर्स 0 होगा, तभी ये पॉसिबल है। अगर फोर्स लगेगा ना तो बॉडी या तो मोशन करेगा तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से करेगा, है ना, यही उसका मतलब नियम है कि अगर किसी बॉडी पे टोटल फोर्स 0 हो जाए, टोटल फोर्स अगर किसी बॉडी पे 0 हो जाए, देखिए टोटल फोर्स 0 हो गया ना, तो बॉडी का 2 स्टेट पॉसिबल है। पहला, या तो बॉडी रेस्ट में रहेगा, नहीं तो मूव करेगा तो कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, हमेशा कभी मत भूलिएगा। 2 स्टेट पॉसिबल है, या तो रेस्ट में रहेगा नहीं तो मूव करेगा, तो कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा, ओके। अब हम यहाँ पे क्या किए हैं कि अब हम ये सभी वेक्टर को आपस में जोड़ रहे हैं। वी ऐड फोर्सेज बाई ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो देखिए ये वाला वेक्टर ये ऐसे है तो यहाँ पे लिख दिए T1, ये वाला वेक्टर ऐसे है तो ये लिख दिए यहाँ पे T2, ये वाला नीचे की तरफ है तो ये लिख दिए हम यहाँ पे F3 लिख दिए, है ना, F3 इसको माने हैं, तो ये ऐसे लिख दिए। अब सबको ऐड करना है तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से जोड़ेंगे हम इसको। तो पहला वेक्टर क्या करेंगे, जैसे वैसे रख देंगे। तो देखिए ये पहला वेक्टर है, देखिए ये T1 ऐसे है ना, सेम जैसे वैसे ला के यहाँ पर रख दिए, T1 हो गया। अब क्या करेंगे, T2 को पहले वेक्टर के हेड पे लाके इसके टेल को रख देंगे, इसका टेल इसके हेड पे रखेंगे, तो यहाँ पे लाकर रख दिए, ये हो गया T2 वेक्टर। अब फिर क्या करेंगे, इसका टेल इसके हेड पे रखेंगे, तो देखिए यहाँ पे रख दिए। अब बताइए कि ये क्लोज लूप बना दिया ना। अब तीनों वेक्टर का ऑर्डर देखिए क्या है, सेम है कि नहीं, तो तीनों वेक्टर का सम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए T1 प्लस T2 प्लस T1 वेक्टर प्लस T2 वेक्टर प्लस F3 फोर्स इजिकल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर दिया गया 2 या 2 से अधिक वेक्टर की जगह पर फोर्स भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, तो 2 या 2 से अधिक वेक्टर का सम यदि 0 हो तो उस वेक्टर का जो ऑर्डर होगा वो सेम होगा और सारे वेक्टर मिलके क्लोज लूप बनाएंगे। यही कॉन्सेप्ट है इस चीज़ का। तो यही यहाँ पे लिखे हैं कि इफ सेवरल वेक्टर्स आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी
and net force is 0, then the order of all forces will be same and their sum will be 0. ये बोल रहा है कि अगर बहुत सारे फोर्स हैं किसी बॉडी पे लग रहे हैं और सारे फोर्स का जो नेट वैल्यू हो अगर वो 0 हो जाए, यानी रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाए, तो सभी फोर्स का जो ऑर्डर होगा सेम होगा और सभी मिलके क्लोज लूप बनाएंगे। ये कॉन्सेप्ट है। जैसे देखिए यहाँ पे ये बॉडी यहाँ पे क्या है, रेस्ट में है ना, यानी नेट फोर्स कितना है बॉडी पे, 0 है ना, यहाँ पे नेट फोर्स 0। देखिए बॉडी सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट में, कहीं नहीं मूव करे, सब पंखा ही है, पंखा ही मान लीजिए, या कोई बॉडी ऐसे लटका हुआ है रस्सी से, एक रस्सी ये नीचे इसके मास की वजह से ये फोर्स लग रहा है। तो ये बताइए कि बॉडी किधर जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा है, बॉडी रेस्ट में है, तो इसका मतलब है कि बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स 0 है। और वहीं हम क्या किए, सभी वेक्टर को, सभी फोर्स वाला वेक्टर जो है उसको क्या किए, इससे हम एक ट्रेंगल बनाए और उस ट्रेंगल में देख रहे हैं कि सभी ट्रेंगल का ऑर्डर जो है ना वो क्या है, सेम है और क्लोज लूप बना रहे हैं, इसलिए सब फोर्स का सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यही वो थ्योरी कहता है कि अगर दिया गया 2 या 2 से अधिक वेक्टर है और यदि उनका रिजल्टेंट 0 है तो सारे फोर्स का ऑर्डर सेम होगा और सारे फोर्स या वेक्टर क्लोज लूप बनाएंगे। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखिए, चूंकि देखिए कोई भी बॉडी होता है ना उस पर सिंगल फोर्स नहीं लगता है, उस पर 2 या 2 से अधिक फोर्स लगता ही है उस पर, कभी सिंगल आइसोलेटेड फोर्स की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं, है ना। तो फोर्स कभी होता है तो पेयर में होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, लेकिन कभी सिंगल आइसोलेटेड फोर्स नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट इसमें हम देख रहे हैं कुछ टर्म, जैसे को इनिशियल वेक्टर, तो ऑल दोज वेक्टर्स हैविंग सेम ओरिजिनेटिंग पॉइंट आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर। वे सभी वेक्टर जिनका ओरिजिन पॉइंट एक ही बिंदु होता है। जैसे देखिए यहाँ पे ए एक पॉइंट हो गया, इस पॉइंट से, जैसे मान लेते हैं कि इस पॉइंट का नाम हम देते हैं ओ पॉइंट, तो ओ पॉइंट से ए भी निकल रहा है, ओ से बी भी निकल रहा है, ओ से सी भी निकल रहा है, तो इस वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, को इनिशियल वेक्टर। वैसा वेक्टर जिसका ओरिजिनेटिंग पॉइंट एक ही पॉइंट बिंदु होता है, एक ही पॉइंट होता है, तो उस वेक्टर को बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। ओके, अब यहाँ पे देखिए कोलिनियर वेक्टर, तो वे सभी वेक्टर, ऑल दोज वेक्टर्स विच लाइन्स ऑफ एक्शन आर लाइज ऑन द सेम लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर। वे सभी वेक्टर जिसका लाइन एक ही पॉइंट पर या एक ही लाइन पे लगता हो उसको हम बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर। देखिए फिर समझिए, वे सभी वेक्टर जिसका लाइन्स ऑफ एक्शन एक ही लाइन पे लगता हो, एक ही लाइन पे हो, तो वैसे वेक्टर को बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर। जैसे देखिए ये एक वेक्टर है, ये इसका लाइन हो गया और इसी लाइन पे ए भी है, यानी दोनों का जो लाइन्स ऑफ एक्शन है ना एक ही लाइन पे है ना, तो ऐसे वेक्टर को बोलते हैं हम लोग कोलिनियर वेक्टर। उसके बाद आता है कोप्लेनर वेक्टर, तो कोप्लेनर किसको बोलते हैं, ऑल दोज वेक्टर्स विच लाइज इन द सेम प्लेन इज कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर। वे सभी वेक्टर जो एक ही प्लेन में लाइज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, कोप्लेनर वेक्टर। जैसे देखिए ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये सब किस में लाइज कर रहा है, इस प्लेन में। ये देखिए ये प्लेन है, ये 2 एक्सिस से बना है, इसलिए इसको बोलेंगे हम लोग प्लेन, ये प्लेन है और इसी प्लेन में ये सब वेक्टर देखिए एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसीलिए ये सब वेक्टर को हम बोलेंगे कोप्लेनर है। ये भी देखिए एक प्लेन है ना, इस प्लेन में क्या है, एक ये वेक्टर है, ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये सब वेक्टर इसी प्लेन में लाइज कर रहा है, तो हम कहेंगे ऑल वेक्टर्स आर कोप्लेनर। ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ से फिर आपको बताते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर किसको बोलते हैं, द वेक्टर विच गिव्स पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। जो वेक्टर किसी पॉइंट की पोजीशन ओरिजिन से बताए उस वेक्टर को हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। जो वेक्टर, पोजीशन वेक्टर किसको बोलेंगे, जो वेक्टर किसी पॉइंट, देखिए जैसे ये पॉइंट हो गया, इस पॉइंट का पोजीशन कहाँ से बता रहा है, ओरिजिन से, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ये जो वेक्टर है ना ओ पी वेक्टर, इसको बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। वह वेक्टर जो किसी पॉइंट का पोजीशन, देखिए ये पी है ना पॉइंट, वह वेक्टर जो किसी पॉइंट का पोजीशन ओरिजिन से बताता है, देखिए ओरिजिन वो है ना, ओरिजिन से बताता है ना, तो उस वेक्टर को हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर और उसको लिखते हैं आर से। तो ये हो गया पॉइंट पी, इसका कोऑर्डिनेट हो गया एक्स वाई जेड और इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो ओपी है और ओपी को हम लोग आर से लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो ये जो वेक्टर है आर, देखिए आर का क्या वैल्यू होगा, तो देखिए आर जो है ये आपका पॉइंट पी जो है ना वो स्पेस में है, तो यहाँ पे पहुँचने के लिए हमको एक्स में भी चलना पड़ेगा
वाई में भी चलना पड़ेगा और जेड में चलना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे पहुँच पाएंगे। देखिए कैसे, यहाँ से हम चले एक्स में, फिर अब चले हम यहाँ से चले हम जेड में, फिर हम चले एक्स में, फिर हम चले वाई में, तो यहाँ पे पहुँच गए कि नहीं। तो इसका मतलब है कि इस पी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है, 3 कोऑर्डिनेट है, एक्स वाई जेड है, और ये जो है ना, ये सबसे शॉर्टकट पॉइंट है, ये सबसे शॉर्टकट रास्ता है ना। यहाँ से पी पे जाने का ये सबसे शॉर्टकट रास्ता है, तो ये क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट। तो ये आर वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा सबका सम, यानी एक्स आई वाई जे और जेड के। आई से क्यों मल्टीप्लाई किए, क्योंकि एक्स जो सिर्फ लिखेंगे हम वो स्केलर होगा, इसमें आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा वेक्टर बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे भी ये स्केलर है, जे से मल्टीप्लाई कर देती वो भी वेक्टर बन गया, ये जेड स्केलर है, के से मल्टीप्लाई कर देती भी वेक्टर हो गया। तो आर वेक्टर यानी पोजीशन वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए, अब चेंज इन पोजीशन वेक्टर जिसको हम डेल्टा आर से लिखते हैं, तो हम मान लेते हैं कि कोई पार्टिकल है जो ए पॉइंट पे है और वो मूव करके बी पॉइंट पे चला आया। तो जब पार्टिकल ए पॉइंट पे था तो इसका पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा, r1, चूंकि किसी पॉइंट का ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो पोजीशन होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पोजीशन वेक्टर। तो ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर r1 हो गया। अब देखिए ये पॉइंट अब कहाँ पे, पार्टिकल कहाँ पे आ गया, बी पे आ गया, तो इसका पोजीशन चेंज हो गया ना, अभी हो गया देखिए r2 हो गया, है ना, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन अब क्या हो गया, r2 हो गया। तो इस ए बी को क्या बोलेंगे, इस ए बी को बोलेंगे चेंज इन पोजीशन वेक्टर, क्योंकि पोजीशन तो चेंज हो रहा है। देखिए r1 से r2 हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे हम, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, उसको लिखते हैं डेल्टा आर से। तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ लिख दी है, लेट r1 बराबर क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, r2 हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, और डेल आर हो गया चेंज इन पोजीशन वेक्टर, है ना। तो अब यहाँ से क्या किए कि एक ट्रायंगल जो बन रहा है ओ ए बी, इस ट्रायंगल में देखिए, तो इस ट्रायंगल में जो है ये क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट कहलाएगा। देखिए इसका ऑर्डर अपोजिट है, ये दोनों का ऑर्डर सेम है ना, ये ऑर्डर अपोजिट है, तो ये क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर का पहचान भी आप समझ सकते हैं। देखिए मान लेते हैं कि इस बी पॉइंट पर झगड़ा हुआ है, तो ये दोनों एक साथ जा रहा है लड़ने और ये अकेले जा रहा है लड़ने, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट बोलेंगे। तो ये रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, ओ बी, तो ओ बी वेक्टर इक्वल टू क्या जाएगा, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर हो जाएगा। इसका वैल्यू r2, इसका वैल्यू r1 और इसका वैल्यू डेल आर। तो यहाँ से डेल आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, r2 माइनस r1। इसी को हम लोग बोलते हैं चेंज इन पोजीशन वेक्टर। थैंक यू। नेक्स्ट डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, आप चाहेंगे तो नोट्स भी आप बना सकते हैं, आप चाहें तो इस जो पढ़ा रहे हैं उसको अच्छे से समझ के आप नोट्स भी अपना बना सकते हैं।